राजस्थान की धरती पर बसा एक छोटा सा गांव सूरजगढ़। इसी गांव में रहता था एक धनी जमींदार ठाकुर देवीलाल। उसकी एक ही संतान थी, एक बेटी जिसका नाम था कोमल। कोमल अपनी माँ को जन्म के समय ही खो चुकी थी और पिता के होते हुए भी वह अनाथ जैसी जिंदगी जी रही थी। कोमल को उसकी दाई माँ गंगा ने ही पाला पोसा था। आज कोमल अपने कमरे में बैठी दाई माँ से बात कर रही है। दाई माँ, आपने मुझे बचपन से आज तक माँ से बढ़कर प्यार दिया है, पर एक बात मुझे हमेशा तड़पाती है। पिताजी ने आज तक मेरा मुंह तक नहीं देखा। हम एक ही हवेली में रहते हैं, फिर भी कभी आमने सामने नहीं आए। बेटी, मैं समझती हूँ तेरा दर्द, पर तेरे पिताजी की जिद के आगे मेरी भी कुछ नहीं चलती। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी दाई माँ? पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटी, जब तू पैदा होने वाली थी, उसी रात गांव के पंडित जी ने तेरे पिताजी से कहा था कि जन्म लेने वाली संतान परिवार के लिए भारी अशुभ साबित होगी। और उसी रात तेरी माँ भी चल बसी। तेरे पिताजी ने उसी दिन से तुझे मनहूस मान लिया और कभी तेरा मुंह नहीं देखा। तो क्या मैं सच में इतनी अभागी हूँ दाई माँ? नहीं बेटी, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, पर तेरे पिताजी की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तू ये सब भूल जा। अगले हफ्ते तेरी विदाई है। तेरा ससुराल बहुत अच्छा है और तेरे पति भी बड़े नेक इंसान हैं। दाई माँ, मेरी बस यही इच्छा है कि इस घर से जाने से पहले पिताजी एक बार मुझे गले लगा ले, एक बार बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रख दे। अपना दिल छोटा मत कर मेरी बच्ची, जो होना है वो होगा। तू बस अपने आने वाले जीवन के बारे में सोच। उसी शाम ठाकुर देवीलाल के छोटे भाई गिरधारी की हवेली में वापसी होती है, जो कई सालों से शहर में व्यापार के सिलसिले में रह रहा था। भैया कैसे हो? कितने साल बाद मुलाकात हो रही है। गिरधारी, तू इतने सालों बाद याद आई हमारी। क्या करता भैया, शहर में व्यापार जमाने में ही इतना समय लग गया, ऊपर से कर्जा भी चढ़ गया था, इसलिए दिन रात काम में उलझा रहा। कोमल की विदाई की खबर सुनी तो सोचा आ ही जाऊं। सिर्फ विदाई देखने आया है? तुझे शर्म नहीं आती इतने सालों बाद आते हुए? माफ करो भैया, गलती हो गई। अब आ गया हूं तो कोमल की विदाई तक यही रुकूंगा। ठीक है, पर एक बात सुन ले, उस लड़की की विदाई तू ही करेगा। मैं उसका मुंह तक नहीं देखना चाहता। भैया, इतने सालों से इस बात को दिल से क्यों लगाए बैठे हो? वो तो बस कुछ दिनों की मेहमान है इस घर में। नहीं गिरधारी, वो लड़की मेरे लिए मनहूस है और रहेगी। बस इतना याद रख, विदाई तक तू ही उसकी जिम्मेदारी संभालेगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। चलो, मैं एक बार कोमल से मिलाता हूं। बचपन में देखा था उसे, अब तो बड़ी हो गई होगी। गिरधारी कोमल के कमरे की ओर बढ़ता है। कोमल उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है और उसे देखते ही गिरधारी की आंखें ठहर जाती हैं। चाचा जी, आप यहाँ कब आए आप? हाँ कोमल, अभी अभी पहुंचा हूं। तू तो बहुत बड़ी हो गई है और बहुत सुंदर भी। अच्छा हुआ आप आ गए चाचा जी, मेरी विदाई में आपका साथ रहेगा। गिरधारी चुपचाप कोमल को देखता रहता है। उसकी अजीब नजरों से कोमल को कुछ असहज महसूस होता है, पर वो उसे नजरअंदाज कर अपने कमरे में लौट जाती है। गिरधारी अकेले खड़ा मन ही मन उलझने लगता है। जब से इस लड़की को देखा है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। ऐसी सुंदरता तो मैंने कभी नहीं देखी। मैं इसे यूं जाने नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे कोमल की विदाई रोकनी होगी। गिरधारी के मन में एक खतरनाक साजिश जन्म लेने लगती है, एक ऐसी साजिश जो कोमल की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रात गहरी होते ही गिरधारी अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए कोमल के कमरे की ओर बढ़ता है। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी और मन में
एक काला इरादा छुपा हुआ था। गिरधारी दरवाजे पर दस्तक देता है और घबराई हुई आवाज में कोमल को पुकारता है। कोमल, कोमल, जल्दी बाहर आ, बहुत बड़ी बात हो गई। कोमल हड़बड़ाकर दरवाजा खोलती है। उसके चेहरे पर नींद की जगह अब चिंता के भाव आ जाते हैं। क्या हुआ चाचा जी? इतनी रात को इतना घबराए हुए क्यों हैं आप? तेरे पिताजी वो पास वाले जंगल में बेहोश पड़े हैं। मुझे रास्ते में एक चरवाहे ने बताया। मैं वहां गया तो देखा वो जमीन पर पड़े हैं। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? पिताजी इस वक्त जंगल में कैसे पहुंच सकते हैं? उन्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता कोमल। जब मैंने उनकी हालत देखी तो मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आया अकेला क्या करूं, इसलिए दौड़ा दौड़ा तेरे पास आया। जल्दी चल, वक्त नहीं है। पिता की चिंता में कोमल बिना कुछ सोचे समझे गिरधारी के साथ चल पड़ती है। रात के अंधेरे में दोनों घने जंगल की ओर बढ़ते हैं। कोमल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चाचा जी, ये रास्ता तो बहुत घरा है। पिताजी यहाँ कैसे आए होंगे? बस थोड़ी दूर और है, चलती रहे। कुछ देर चलने के बाद वे एक सुनसान टूटी फूटी कुटिया के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चाचा जी, पिताजी तो कहीं दिख ही नहीं रहे। कहाँ है वो? वो जो सामने कुटिया दिख रही है ना, तेरे पिताजी वहीं अंदर है। कोमल बिना कुछ सोचे कुटिया के अंदर चली जाती है। पीछे से गिरधारी दरवाजा बंद कर देता है। कोमल चौंक कर पलटती है। आखिरकार तू मेरे पास आ ही गई कोमल। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? पिताजी कहाँ हैं? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं आप? तेरे पिताजी तो हवेली में आराम से सो रहे हैं। कोई बेहोश नहीं हुआ। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अब मैं क्या ही कहूँ कोमल, ये सब तेरे पिताजी के कहने पर ही हो रहा है। असल में तेरे पिताजी नहीं चाहते कि तेरी विदाई हो, क्योंकि उन्हें डर है कि तू मनहूस है और ससुराल जाकर भी वहां अनर्थ ही फैलाएगी। अगर कुछ गलत हुआ तो लोग उन्हीं को दोष देंगे, उन्हीं की इज्जत उछालेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि तुझे यही रखूं, और अगर तूने भागने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरे पिताजी की पहुंच तो तू जानती ही है, भागकर कहां जाएगी? कल ही वो तेरे ससुराल में खबर भिजवा देंगे कि तेरी मृत्यु हो चुकी है, ताकि विदाई के लिए कोई यहां ना आए। उसके बाद तू दुनिया के लिए मर चुकी होगी। पिताजी इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता था वो सिर्फ मुझसे नाराज हैं, पर वो तो मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा छल करेंगे। कोमल का दिल टूट जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वह गिरधारी की ओर तीखी नजरों से देखती है। और आपको तो चाचा जी कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। आप अपने ही भाई की बेटी पर ऐसी गंदी नजर रखते हो? मुझे पहले ही दिन आप पर शक हो गया था, पर मैंने सोचा शायद मेरी ही सोच गलत है। पर मैं गलत नहीं थी। आप एक नीच इंसान हो। जो मर्जी समझ ले मुझे, पर इतना याद रख, आज के बाद तू यही रहेगी मेरे पास। भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगी। मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना है, लौट कर आऊं तब तक यहीं चुपचाप पड़ी रहना। गिरधारी कुटिया से निकलकर सीधा हवेली की ओर जाता है, जहां देवीलाल बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। भैया भैया, गजब हो गया। क्या हुआ गिरधारी, इतना घबराया हुआ क्यों है? भैया ये बिल्कुल सच है, मैंने दोनों को जाते देखा। रोकने की बहुत कोशिश की, आपका वास्ता भी दिया कि आपकी इज्जत चली जाएगी, पर उस लड़की ने एक बात नहीं सुनी। उल्टा कहने लगी कि उसे आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं, क्योंकि आपने कभी उसकी परवाह नहीं की। हे भगवान, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की ऐसा कुछ करेगी, और वो भी एक नौकर के साथ। अगली विदाई की तारीख भी नजदीक थी। भैया आप समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? आप ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे? अगर वो लड़की कहीं नजर आई तो मैं उसे जान से मार दूंगा, पर अभी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। भैया मेरे पास एक रास्ता है। अगर इज्जत बचानी है तो लड़के वालों को कह दीजिए कि कोमल की मृत्यु हो चुकी है। समाज में भी यही बात फैला दीजिए कि वो शहर गई थी और वहीं किसी हादसे में चल बसी। इतना बड़ा झूठ गिरधारी। भैया यही झूठ आपकी इज्जत बचाएगा, वरना समाज आपको जीने नहीं देगा। देवीलाल अपने भाई की चाल में फंसकर लड़के वालों को झूठा संदेश भिजवा देता है
कि कोमल की मृत्यु हो चुकी है। यह खबर सुनकर उसका पति विक्रम पूरी तरह टूट जाता है। उधर जंगल की कुटिया में मौका पाकर कोमल किसी तरह वहां से भाग निकलती है। जब गिरधारी लौट कर आता है और कुटिया खाली पाता है तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। इधर कोमल जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर हांफते हुए सोचती है। मैं भागकर भी कहाँ जाऊंगी? पिताजी की पहुंच बहुत दूर तक है। सारा गांव उनके इशारों पर चलता है। मुझे किसी भी हालत में अपने ससुराल पहुंचना होगा, पर वहां भी कोई उनका आदमी हो सकता है जो सच बता दे। मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। कोमल को एक तरकीब सूझती है। वह जंगल में मिली काली मिट्टी और जड़ी से अपना चेहरा, हाथ और पैर काले कर लेती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर सावधानी से चलते हुए वह अपने ससुराल की ओर निकल पड़ती है। विक्रम की हवेली के बाहर पहुंचकर कोमल अपने पिता के आदमियों को पहरा देते देख घबरा जाती है और लौटने ही वाली होती है। तभी हवेली के बाहर खड़ा एक चौकीदार उसे टोकता है। हे लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? जी, मैं काम की तलाश में आई हूँ। क्या इस हवेली में मुझे कोई काम मिल सकता है? तुझे और काम? मुझे नहीं लगता मालिक तेरी शक्ल देखकर तुझे कोई काम भी देंगे। इतनी काली और डरावनी सूरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुझे देखकर तो शीशा भी टूट जाए। जी, बस इतना बता दीजिए, मालिक घर पर है या नहीं? मुझे बस काम चाहिए। अभी मालिक घर पर नहीं है, शाम को आना। अभी निकल यहाँ से। कोमल शाम तक पास के एक पेड़ के नीचे छुपकर इंतजार करती है। शाम होते ही वह फिर हवेली पहुंचती है। वहां उसे भीतर से आवाजें सुनाई देती हैं। यह उसके ससुर सूरजभान और पति विक्रम की बातचीत थी। बेटा, कब तक इस दुख में डूबे रहोगे? शायद किस्मत में यही लिखा था। अब स्वीकार कर लो, बहू को भूल जाओ। पिताजी, कैसे भूल जाऊं? मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा था, पर वो मेरी पत्नी थी। उसकी याद ही अब मेरे साथ है। बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता है? बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। बाहर खड़ी कोमल यह सब सुनकर भावुक हो उठती है। एक ओर उसे दुख होता है कि उसका पति उसके लिए इतना तड़प रहा है। दूसरी ओर उसे सुकून भी मिलता है कि उसका पति सच में उससे प्रेम करता था। तभी सूरजभान की नजर बाहर खड़ी कोमल पर पड़ती है। ए लड़की, तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? जी, मेरा नाम छाया है। मैं अनाथ हूँ, काम की तलाश में यहाँ आई हूँ। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। नहीं, यहाँ तेरे लायक कोई काम नहीं है। जा यहाँ से। मना मत कीजिए मालिक, दया कीजिए। मुझे किसी सहारे की जरूरत है। बस मेरी 2 शर्तें मान लीजिए, फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अजीब लड़की है, एक तो काम मांगती है, ऊपर से शर्तें भी रखती है। अच्छा बता, क्या शर्तें हैं तेरी? जी, पहली शर्त, मुझे इस काम के बदले कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। बस 2 वक्त की रोटी और सिर छुपाने की जगह दे दीजिए। और दूसरी शर्त, अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो चाहे जो सजा दे दीजिएगा, पर मुझे काम से मत निकालिएगा। सूरजभान मन ही मन सोचता है कि यह तो घाटे का सौदा नहीं, बिना तनख्वाह के काम करने वाली नौकरानी मिल रही है। ठीक है, मुझे तेरी दोनों शर्तें मंजूर हैं। आज से काम पर लग जा। कोमल यह सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है। वह वहीं खड़े विक्रम को चोरी छुपे निहारने लगती है। यह देख सूरजभान भड़क उठता है। ए लड़की, हमारे बेटे को इस तरह क्यों घूर रही है? अपनी नजरें नीचे रख और अपनी औकात में रहे। पहले अपनी शक्ल तो देख ले, कितनी काली और भद्दी है। आइंदा मेरे बेटे की तरफ देखने की हिम्मत मत करना। पिताजी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? वो काली है तो इसमें उसकी क्या गलती? रंग रूप से क्या फर्क पड़ता है? इंसान की पहचान तो उसके मन से होती है। बेटा, तुम आजकल की लड़कियों को नहीं जानते। इनके मन में क्या चलता है कोई नहीं जानता। ये लड़की अब भी यहीं खड़ी है, जा काम पर लग। कोमल वहां से जाकर अपने काम में जुट जाती है।
पर उसका मन विक्रम के अच्छे स्वभाव को सोचकर भर आता है। मेरे पति सिर्फ सूरत से ही नहीं, दिल से भी कितने अच्छे हैं। ऐसे पति को पाकर मैं सच में धन्य हूँ। पर मुझे अभी अपनी पहचान छुपानी होगी। जब सही वक्त आएगा तब मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। दिन इसी तरह बीतते जाते हैं। कोमल हवेली में एक नौकरानी के रूप में काम करती रहती है, अपनी असली पहचान छुपाए हुए, अपने पति को दूर से निहारते हुए और सही मौके का इंतजार करते हुए। कुछ ही दिनों बाद हवेली में सूरजभान अपने बेटे विक्रम के पास आकर एक नई बात छेड़ता है। बेटा, अब तुम्हें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। कब तक कोमल की यादों में डूबे रहोगे? उम्र भी निकली जा रही है तुम्हारी। पिताजी, मैं अवनी यानी कोमल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। बचपन में ही उससे मेरा विवाह हो चुका था। वही मेरी पत्नी है और रहेगी। अब मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? शायद तुम्हारे नसीब में उसका साथ था ही नहीं। अब उसे भूलकर आगे बढ़ना ही होगा। मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख रहा हूँ। नहीं पिताजी, मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी। जिद मत कर बेटा, मैं ये तेरे भले के लिए ही कर रहा हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा। पिताजी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें। विक्रम को मजबूरन शादी के लिए हामी भरनी पड़ती है। सूरजभान जल्द ही एक अच्छे घराने से रिश्ता तय कर देता है और शादी की तारीख पक्की हो जाती है। यह खबर धीरे धीरे पूरी हवेली में फैल जाती है और कोमल तक भी पहुंच जाती है। यह सुनकर कोमल का दिल टूट जाता है, पर वो हार नहीं मानती। तभी सूरजभान कोमल को बुलाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। सुन छाया, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। मैंने सुना है तू जो भी काम करती है बड़ी लगन और ईमानदारी से करती है। मैं चाहता हूँ शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी तू संभाले। यह सुनते ही कोमल के तन बदन में आग लग जाती है, मानो उसे अपनी ही चिता जलाने का काम सौंपा गया हो। वह मन ही मन ठान लेती है कि यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। मेरे होते हुए मेरे पति की दूसरी शादी नहीं हो सकती। मैं उनकी सच्ची पत्नी हूँ। मैं जिंदा हूँ। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। घर के बाहर से मिट्टी के ढेरों घड़े मंगवाए जाते हैं। एक नौकर कोमल के पास आकर पूछता है, दीदी, ये घड़े कहाँ रखवाने हैं? इन्हें घर के पीछे ले जाकर एक एक करके फोड़ दो। ये आप क्या कह रही हैं? इतने सारे घड़े फोड़ दूं? शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। जो कहा है वो करो। नौकर हैरान होते हुए भी सारे घड़े फोड़ आता है। थोड़ी देर बाद अनाज लेकर आया आदमी भी कोमल से पूछता है, तो कोमल उसे भी आदेश देती है। इन सारी अनाज की बोरियों को बाहर फेंक दो या फिर जानवरों को खिला दो। वह आदमी भी हैरान होकर आदेश मान लेता है। थोड़ी देर बाद दूध वाला आता है, तो कोमल उससे भी कहती है, सारा दूध बहा दो। दूध वाला चौंक जाता है, पर कोमल के जोर देने पर वह भी सारा दूध बहा देता है। यह सारी बात जल्द ही सूरजभान तक पहुंच जाती है। वह गुस्से में आव बबूला होकर कोमल के पास आता है। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत! तूने ये क्या किया? हमने तुझ पर इतना भरोसा किया था और तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। जरूर तेरी नजर मेरे बेटे पर है, इसलिए जानबूझकर शादी में अड़चने डाल रही है। इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुझे। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। माफ कीजिए मालिक, पर आपने मुझसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे काम से नहीं निकालेंगे। यह सुनकर सूरजभान चौंक जाता है। अपने ही वादे पर उसे बहुत पछतावा होता है। वह गुस्से में कांपते हुए कहता है, अच्छा,
तो इसी इरादे से तूने मुझसे वो वादा लिया था? ठीक है, तुझे घर से तो नहीं निकालूंगा, पर सजा जरूर दूंगा। आज से तुझे खाना पानी नहीं मिलेगा। जा और भूखी मर। कोमल को खाना देना बंद कर दिया जाता है। वह अपने कमरे में अकेली बैठी बस आंसू बहाती रहती है, पर उसके मन में अपने पति को बचाने का इरादा और मजबूत होता जाता है। अगली सुबह कोमल नहाकर बाहर आती है और अपने शरीर पर काला रंग दोबारा लगा रही होती है। जल्दबाजी में वह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है और ठीक उसी वक्त कोई उसके कमरे की ओर आ रहा होता है। उसी वक्त विक्रम अपने कमरे की ओर जा रहा होता है और रास्ते में उसकी नज़र खुले दरवाजे से कोमल के कमरे में पड़ जाती है। वह चौंक जाता है क्योंकि उसे कोमल का असली रंग रूप दिखाई देता है। उसका चेहरा काले रंग से रहित बेहद सुंदर। ये छाया तो बिल्कुल भी काली नहीं है। फिर ये हर रोज खुद को काला क्यों रंगती है? इसमें जरूर कोई राज छुपा है। तभी कोमल को एहसास होता है कि दरवाज़ा खुला रह गया है। वो घबराकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करने बढ़ती है, पर तब तक विक्रम सामने आ चुका होता है। छाया रुको, मैंने सब देख लिया है। तुम असल में काली नहीं हो। फिर ये स्वांग क्यों रचती हो? मालिक, वो मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बस सच जानना चाहता हूं, तुम कौन हो असल में और अपना असली रूप क्यों छुपाती हो? कोमल का मन कांप उठता है। वो सोचती है कि क्या अभी सच बताने का सही समय है या नहीं, पर विक्रम की आंखों में उसे कोई छल नजर नहीं आता, सिर्फ सच्ची जिज्ञासा दिखती है। मालिक, अगर मैं सच बता भी दूं, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? मैं वादा करता हूं, जो भी सच होगा मैं उसे सुनूंगा और समझूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। कोमल गहरी सांस लेती है। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों एक साथ उमड़ते हैं। वो सोचती है कि अगर अभी सच नहीं बताया तो शायद कभी मौका ही ना मिले। मालिक, मेरा असली नाम छाया नहीं कोमल है। मैं सूरजगढ़ के ठाकुर देवीलाल की बेटी हूँ और मैं आपकी विवाहित पत्नी हूँ। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अविश्वास से कोमल को देखता रह जाता है। क्या तुम कोमल हो? पर मुझे तो बताया गया था कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। यह सब कैसे मुमकिन है? मालिक, वो सब झूठ था। मेरे चाचा गिरधारी ने मुझे झूठ बोलकर जंगल की एक कुटिया में बंद कर दिया था। वो चाहते थे कि मैं हमेशा के लिए उनकी कैद में रहूं। किसी तरह मैं वहां से भाग निकली, पर मुझे डर था कि अगर मैं अपनी असली पहचान के साथ यहाँ आती तो पिताजी के आदमी मुझे ढूंढ निकालते और मार डालते। इसलिए मैंने खुद को काला रंग कर अपनी पहचान छुपाई। विक्रम का दिल एक साथ हजार भावनाओं से भर उठता है, गुस्सा, दुख और राहत। कोमल, मुझे बताया गया था कि तुम एक नौकर के साथ भाग गई थी और फिर तुम्हारी मृत्यु की खबर आई। मैंने कितनी रातें तुम्हारे गम में रोकर काटी हैं और तुम इतने दिनों से मेरी ही हवेली में मेरी आंखों के सामने एक नौकरानी बनकर काम कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मुझे डर था कि अगर मैंने जल्दी सच बता दिया तो शायद बात मेरे पिताजी और चाचा जी तक पहुंच जाती और वो मुझे यहाँ से भी छीन ले जाते या जान से मार डालते। विक्रम आगे बढ़कर कोमल के आंसू पोंछता है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरा प्रेम और सुरक्षा का भाव झलकता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं कोमल। मैं तुम्हारा पेट्रन हूं और अब से मैं तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसका हिसाब जरूर होगा। तभी बाहर से आहट सुनाई देती है। सूरज भान वहां आ पहुंचता है और दोनों को साथ देखकर हैरान हो जाता है। विक्रम, ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम इस नौकरानी के कमरे में क्या कर रहे हो? पिताजी, आपको एक सच्चाई जाननी होगी। ये कोई साधारण नौकरानी नहीं है। ये कोमल है, मेरी पत्नी।
सूरजभान के चेहरे पर अविश्वास और हैरानी के भाव एक साथ उभर आते हैं। वह गुस्से और असमंजस में कोमल की ओर देखता है। ये कोमल है, पर हमें तो खबर मिली थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये सब क्या धोखा है? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे भी झूठ बोला और अपनी पहचान छुपाई, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी जान को खतरा था। सूरजभान असमंजस में कभी विक्रम को देखता, कभी कोमल को। धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। गुस्से की जगह अब जिज्ञासा और चिंता झलकने लगती है। अगर तुम सच में कोमल हो तो मुझे पूरी बात विस्तार से बतानी होगी। आखिर ये सब हुआ कैसे? किसने तुम्हारी मृत्यु की झूठी खबर फैलाई? पिताजी, ये सारी साजिश मेरे चाचा गिरधारी की रची हुई है और मेरे अपने पिता ठाकुर देवीलाल भी इसमें शामिल हैं। यह सुनकर सूरजभान और विक्रम दोनों के चेहरे पर गुस्सा और सदमा साफ झलकने लगता है। हवेली में एक नए तूफान की शुरुआत होने वाली थी। सूरजभान कुछ देर खामोश रहकर कोमल की पूरी कहानी सुनता है। कोमल अपनी आप बीती, अपने पिता की नफरत, चाचा की साजिश, जंगल की कुटिया और यहाँ तक पहुँचने का पूरा सफ़र विस्तार से बताती है। कोमल बेटी, तुमने इतना कुछ सहा और हमें पता तक नहीं चला। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें अपमानित किया, भूखा रखा। हमें नहीं पता था कि तुम खुद हमारी बहू हो। पिताजी, आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको तो सच पता ही नहीं था। असली गुनहगार तो मेरे अपने पिता और चाचा हैं। पिताजी, अब ये मामला यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। ठाकुर देवीलाल और गिरधारी ने कोमल के साथ जो अन्याय किया है उसका हिसाब लेना ही होगा। मैं अभी सूरजगढ़ जाकर उन दोनों का सामना करूंगा। नहीं मालिक, मेरा मतलब है स्वामी जी, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। मेरे पिताजी का पूरे गांव पर बहुत प्रभाव है। वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोमल, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारा पति हूं और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना मेरा फर्ज है। पिताजी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हम कल ही सूरजगढ़ के लिए निकलेंगे। बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस अन्याय को हम यूं ही नहीं जाने देंगे। मैं अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों को भी साथ लेकर चलूंगा ताकि रास्ते में कोई मुसीबत ना आए। अगली सुबह विक्रम, सूरजभान और कोमल कुछ भरोसेमंद सेवकों के साथ सूरजगढ़ के लिए रवाना होते हैं। रास्ते भर कोमल के मन में डर और उम्मीद का द्वंद्व चलता रहता है। पता नहीं पिताजी और चाचा जी की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वो मुझे जिंदा देखेंगे। क्या वो अपनी गलती मानेंगे या फिर कोई नई साजिश रचेंगे? कई घंटों की यात्रा के बाद वे सूरजगढ़ की हवेली पहुंचते हैं। हवेली के बाहर पहरेदार उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर सूरजभान की रुतबेदार आवाज सुनकर रास्ता दे देते हैं। अंदर देवीलाल और गिरधारी बैठे किसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी विक्रम, सूरजभान और कोमल हवेली के आंगन में प्रवेश करते हैं। कोमल को सामने देखकर देवीलाल और गिरधारी दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोमल, तू जिंदा है? पर हमें तो बताया गया था। भैया, ये तो कोई भूल होगी। ये लड़की कोमल जैसी दिख रही है, पर बहाने बनाना बंद कीजिए चाचा जी। मैं वही कोमल हूँ जिसे आपने झूठ बोलकर जंगल की कुटिया में बंद किया था। मैं वही कोमल हूँ जिसकी मौत की झूठी खबर आप दोनों ने मिलकर फैलाई थी। सन्नाटा छा जाता है। देवीलाल का चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ जाता है। ठाकुर साहब, आपने अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। क्या यही एक पिता का फर्ज होता है? मुझे माफ कर दो बेटा। मैं गिरधारी की बातों में आ गया था। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। भैया, मुझे जाने दो। मैं कहाँ जाओगे? तुमने एक मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा छल किया, उसे बंधक बनाया, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी।
हवेली के बाहर से गांव के कुछ बुजुर्ग और पंचायत के लोग भी शोर सुनकर अंदर आ जाते हैं। सारी सच्चाई उनके सामने भी खुल जाती है। ठाकुर देवीलाल जी, आपने अपनी बेटी के साथ जो किया वो पूरे गांव के लिए शर्म की बात है। और गिरधारी, तुमने तो सारी मर्यादाएं ही तोड़ दी। पंचायत इस मामले में जरूर फैसला सुनाएगी। देवीलाल शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहता है, जबकि गिरधारी को गांव वाले घेर लेते हैं। उसके छल को सबके सामने उजागर कर देते हैं। पिताजी, आपने मुझे जन्म से ही मनहूस मानकर ठुकरा दिया, मुझे कभी अपनाया ही नहीं। पर आज मैं यहाँ किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि सच सामने लाने आई हूँ। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने अंधविश्वास में आकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे एहसास हो गया है कि गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं। पंचायत के लोग गिरधारी को उसकी साजिश और छल के लिए गांव से बेदखल करने का फैसला सुनाते हैं। देवीलाल भी सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता है। पंचायत का फैसला सुनकर गिरधारी बुरी तरह घबरा जाता है। वह देवीलाल के पैरों में गिरकर माफी मांगने का नाटक करने लगता है। भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे गांव से मत निकलवाओ, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। गिरधारी, तूने मेरी अपनी बेटी के साथ जो किया, उसके बाद तुझे माफ करने का कोई हक मुझे नहीं है। तूने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब तुझे अपने किए का फल भुगतना ही होगा। गांव का मुखिया आगे आकर अंतिम फैसला सुनाता है। गिरधारी, पंचायत तुम्हें आज से इस गांव से बेदखल करती है। तुम अपने किए की सजा भुगतोगे और भविष्य में किसी बेटी, किसी बहन पर बुरी नजर रखने से पहले 1000 बार सोचोगे। गिरधारी को गांव वाले घेर कर हवेली से बाहर निकाल देते हैं। वह शर्मिंदगी और डर के साथ वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। इसके बाद देवीलाल कोमल के सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप झलकता है। बेटी, मैंने अंधविश्वास के चलते तुझे कभी अपनाया ही नहीं। जन्म से ही तुझे मनहूस समझ बैठा, जबकि गलती मेरी अपनी सोच में थी। क्या तू अपने इस अभागे पिता को माफ कर सकती है? पिताजी, मैंने जीवन भर बस यही चाहा था कि आप एक बार मुझे अपना कहें, मेरे सर पर हाथ रखें। आज अगर आप सच में पछता रहे हैं तो मैं आपको माफ करती हूँ। आखिर आप मेरे पिता हैं और ये रिश्ता मैं कभी नहीं तोड़ सकती। देवीलाल भावुक होकर कोमल के सर पर हाथ रखता है, वही स्पर्श जिसके लिए कोमल वर्षों से तरसती रही थी। मेरी बेटी, आज पहली बार तुझे इस तरह अपनाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितने साल यूं ही गवा दिए। अब से तू मेरी लाडली बेटी है और मैं तुझे कभी दुख नहीं होने दूंगा। विक्रम और सूरजभान भी यह दृश्य देखकर भावुक हो उठते हैं। सूरजभान आगे बढ़कर देवीलाल का हाथ थामता है। ठाकुर साहब, बीती बातों को भुलाकर अब हमें एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। कोमल हमारी बहू है और आज से हमारे दोनों परिवार एक साथ खड़े हैं। धन्यवाद सूरजभान जी। आपने और आपके बेटे ने मेरी बेटी को वो सम्मान और प्रेम दिया जो मैं कभी नहीं दे पाया। आज से आप सिर्फ समधी नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य हैं। विक्रम कोमल के पास आकर उसका हाथ थामता है। उसकी आंखों में गर्व और प्रेम साफ झलकता है। कोमल, तुमने जिस हिम्मत और सच्चाई के साथ हर मुश्किल का सामना किया, उसने मुझे तुम पर और गर्व करना सिखाया है। अब से तुम्हारी हर खुशी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वामी जी, आपके साथ और आपके परिवार के प्रेम ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आज मेरा जीवन सच में पूरा हुआ महसूस हो रहा है। पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि ठाकुर देवीलाल की बेटी कोमल, जिसे मृत घोषित कर दिया गया था, न सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने ससुराल में सम्मान पूर्वक बहू बनकर रह रही है। गांव वाले
इस मिलन की खुशी में हवेली के आंगन में इकट्ठा होकर उत्सव मनाते हैं। कुछ ही दिनों बाद विधिवत रूप से कोमल की विदाई फिर से आयोजित की जाती है, इस बार पूरे सम्मान, प्रेम और खुशी के साथ। देवीलाल स्वयं अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करता है, आंखों में गर्व और स्नेह के आंसू लिए। जा मेरी बेटी, अपने नए जीवन में खुश रह। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। तू सचमुच मेरे लिए मनहूस नहीं, बल्कि मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। कोमल अपने पति विक्रम और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपने नए घर की ओर विदा होती है, जहां उसे वो सम्मान, प्रेम और अपनापन मिलता है जिसकी उसने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। इस तरह सच्चाई, धैर्य और साहस की जीत होती है और अन्याय अंततः न्याय के आगे झुक जाता है।